हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आदिकाल से और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है निबंध का। ठीक है, इससे पहले शुरू से लेकर अंत तक, आदिकाल से लेकर निबंध तक आप क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से। सारे प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण उठाए हैं। ये वो प्रश्न है या तो पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे तो मैं बहुत सारे प्रश्न ला सकती थी, लेकिन आपका समय व्यर्थ मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम में अगर हम शामिल करें तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसे तो पूरा पाठ्यक्रम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा करने का बच्चों मतलब ये होता है कि जो हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या बार बार में पूछे गए हैं या उनके आने की संभावना, तो वही पाठ्यक्रम होता है। ऐसे तो हम पता नहीं क्या क्या करते करते कितना लंबा खींच ले जाएंगे और पीछे का साफ होता रहेगा, तो ये कोई पढ़ाई का तरीका नहीं होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि मैम ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे किसी भी राज्य की परीक्षा हो या केंद्र की परीक्षा हो, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम मैंने कॉमन उठाया है, सामान्य से उठाया है। जो ही महाराष्ट्र को या फिर आप बिहार से तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान से कर रहे हो या हरियाणा से तैयारी कर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और एक मैंने और भी आपकी परीक्षा को पास में देखते हुए मैंने एक निर्णय और लिया है कि ये तो सब आपको निःशुल्क मिल ही रहा है, जिसमें संपूर्ण व्याकरण है, संपूर्ण साहित्य है, एनसीईआरटी है। इसके साथ ही मैंने ये और सोचा है कि आपके रिवीजन के लिए, आपके अभ्यास के लिए मैंने ये सोचा है कि इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ मैं पाठ्यक्रम संबंधित पीडीएफ और भी डाटा शेयर करती रहती हूँ, वहाँ इसका फ़ायदा अवश्य उठाए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और अंत तक जुड़े रहे, तो मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी परीक्षा आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन क्या है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई। अगर मैं निस्वार्थ भाव से करूँ कि आपका कुछ नहीं लिया है मैंने, तो आपका ये तो हक बनता है कि आप ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हम और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 2 मिनट हो गई है बात करते करते। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, ठीक है। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 130 प्रश्न तक करवा दिया था। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। तो ये सारे रहेंगे निबंध। हम बच्चों पढ़ रहे हैं निबंध, ठीक है। तो बार बार मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है, निबंध और किसका है, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। आप बच्चों सुम्मिलित करना है। आप ये मत कहना कि मैडम ये सुम्मिलित करके लाइए, मैडम को आता नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि ये पहले के निशान लगाए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन अब क्या करना है, अभी आपको इनके बारे में नहीं देखना है, आप अपने दिमाग से रिवीजन कर सकते हैं। और जिसको भाई नहीं आता वो इसे पहले देख ले, बाद में इसको रिवीजन कर ले इसका। तो बच्चों चाबुक रहेगा। चाबुक निबंध है निराला का। चाबुक किसका है? निराला का। और विराम चिन्ह बच्चों रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का। विराम चिन्ह रहेगा रामविलास शर्मा का। सी का आएगा 2, विचार और वितरक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, विचार और वितरक हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके साथ डी का आएगा बच्चों 1, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देती हूँ कि चाबुक है निराला का। एक बार मैं इसको साफ करके करवा देती हूँ। चाबुक है बच्चों निराला का, ठीक है। और विराम चिन्ह है बच्चों रामविलास शर्मा का। और विचार और वितरक है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ऑप्शन नंबर डी का है 1, देखा सोचा समझा, ये यशपाल का है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, इन वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। महावीर प्रसाद
द्विवेदी का निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर निराश को, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, कवि और कविता। तो बच्चों मजदूरी और प्रेम किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। मजदूरी और प्रेम है सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। और यमलोक की यात्रा मैंने कल पढ़ाया था आपको, यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? तो बच्चों यमलोक की यात्रा रहेगा राधा चरण गोस्वामी का। कल मैंने करवाया था इसको, राधा चरण गोस्वामी का। और इसमें क्या है, इसका सौपन, मतलब कि सौपन में इसको सौपन लिया गया, एक तरह से सौपन से इसका संबंध है, ठीक है। और मैं हर वीडियो मैंने एक निर्णय और लेके हर वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी। मैं देखूंगी आप शुरू से लेकर अंत तक मुझे जुड़े रहे, तो आपकी तैयारी कितनी, आपकी तैयारी में कितना दम है। ठलुआ कलब किसकी रचना है? गुलाब राय की है ठलुआ कलब। और ये बच्चों है निबंध, ठलुआ कलब गुलाब राय की रचना है और ये है निबंध, ठीक है। राम की चिट्ठी राम जी का शेर राम जी की चिट्ठी राम जी का शेर किसका लेखक मतलब कौन है? राम जी की चिट्ठी राम जी का शेर के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। विद्या निवास मिश्र भी नहीं है, विवेक राय भी नहीं है, हरिशंकर प्रसाद भी नहीं है। और हरिशंकर प्रसाद के बारे में एक प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के लेखक है, आलोचक है, किस प्रकार के निबंधकार। तो ये व्यंग्यकार रहे हैं। व्यंग्यकार का मतलब होता है किसी भी बुराई पर व्यंग्य करना, एक कटाक्ष करना। यानी कई बार आपने देखा कि इंसान कहता कुछ है, यानी उसका साधारण अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसका अंदर का गूढ़ का अर्थ यानी उसका रहस्य कुछ और छिपा होता है। क्योंकि कई बार किसी इंसान को आपने देखा होता कि वो हंसी मजाक में कुछ कह जाता है, लेकिन उसका गूढ़, उसके कहने का अभिप्राय कुछ और होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और धर्मवीर भारती का ये निबंध है राम जी की चिट्ठी राम जी का शेर। आप देखो ऐसे ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी। देखो कई बार हम कहते हैं ना कि सब कुछ राम का बनाया हुआ है, तो ये एक आस्तिक इंसान के विचार होते हैं। वो इंसान आस्तिक होता है कि हर काम भगवान पर छोड़ दो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी भगवान के प्रति आस्था होती है। और जो नास्तिक होते हैं वो सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, वो भगवान पर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या है, धर्म जो धर्म की शरण में जानेगा, जो धर्म को मानेगा, वही तो कहेगा कि राम जी जो पूजा पाठ में विश्वास करता होगा, भगवान को याद करता होगा, तो वही तो कहेगा कि सब कुछ राम का है। राम जी की चिट्ठी, राम जी ने चिट्ठी बनाई है, राम जी ने शेर बनाया है, तो धर्मवीर भारती। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई ट्रिक और बन सकती है। और आपको लगता है बन सकती है तो भाई आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं वही आप करो, क्योंकि जब आप खुद से ट्रिक बनाना सीख जाओगे, खुद के लॉजिक खुद पर लगाओगे, तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। क्योंकि दूसरे की बनाई हुई बातें तो रटी होती है। और मैं कभी नहीं कहती कि जो मैं कहती हूँ वही आप मानो अपने हिसाब से, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आती हूँ। आप बच्चों ये है सही अनुक्रम लगाना है। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय। अतीत के चलचित्र, प्रबंध प्रतिमा, प्रियानी नीलकंठी। ठेले पर हिमालय, प्रियानी नीलकंठी। अतीत के चलचित्र, प्रबंध प्रतिमा। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा, मैं उत्तर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मैं इनके सन बताऊंगी। 1940 को है बच्चों प्रबंध प्रतिमा, 1940 को है प्रबंध प्रतिमा। अतीत के चलचित्र ये 1941 इसका समय रहेगा। और ये अतीत के चलचित्र किसकी है? महादेव वर्मा की है। ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती की का निबंध है। ये निबंध पढ़ रहे हैं हम सारे, 1941 निबंध दोनों का क्या है? ठेले पर हिमालय, माफ कीजिए भी 58 है। ठेले पर हिमालय का समय है 58, आप इसे 58 कर लेंगे। अतीत के चलचित्र 1941 है, प्रबंध प्रतिमा 40 है, ठेले पर हिमालय 1958 है। और जो हमारा लास्ट का है प्रियानी नीलकंठी, प्रियानी नीलकंठी के रहेंगे 1968। तो बच्चों एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाती हूँ, ध्यान से सुने। प्रबंध प्रतिमा 1940, ठीक है। अतीत के चलचित्र 41, ठेले पर हिमालय 1958 और प्रियानी नीलकंठी 1968। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही।
अब आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व एक बात मैं और बताती हुई चलूँ आपको, सचेत होकर पढ़ें आप। जितने भी उसके इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं तो वो भी करें। पहली बात ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आलोक पर्व नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, क्या है? तो आप ये भी याद करते हुए चलें कि निबंध करती क्या है, ये निबंध। आलोक पर्व क्या है? निबंध है। अब ये प्रश्न किसका है, मतलब ये जो है निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये क्या है? निबंध है। और आलोक पर्व क्या है? निबंध है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, ये देखो पहली बात तो ये कि यहाँ से आपके 2 प्रश्न 3 बनेंगे। यहाँ से पहले तो आपको क्या करना है कि सारे निबंध है, इनको ये याद रहना, निबंध विद्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि सारे ही निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, और कौन कौन से, ये आप याद रखेंगे। उत्तर आपको दिखाई दे गया होगा कि बी इसका उत्तर आएगा। अब इनका समय मैं बता देती हूँ। अशोक के फूल बच्चों 1948 है, अशोक के फूल 1948 है। कल्पलता 1951 है, ठीक है। और विचार प्रवाह बच्चों 1959 है, और कुटज 1964 है, ठीक है। सारे ही निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और सारे के सारे क्या है? निबंध है। अब मैं इनका दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ, ये ध्यान से सुने। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार प्रवाह 1959 और कुटज 1964। तो बच्चों इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके महत्वपूर्ण निबंध है, इनके तो ऑप्शन याद ही कर लो। सारे तो मैं मानती हूँ नहीं कर पाएंगे इतने तो, लेकिन जो महत्वपूर्ण उनके तो आप कर ही सकते हो। अब 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इसका उत्तर भी आपको दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी है। इसका मैं आपको सन बता देती हूँ। मिट्टी की ओर 1946 है, ठीक है। मिट्टी की ओर 1946। अर्धनारीश्वर बच्चों 1952 है, ठीक है। और रेती के फूल है 1954 है, रेती के फूल 1954, ठीक है। और वेणुवन 1958। तो मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करवाती हूँ, ध्यान से सुने। मिट्टी की ओर 1946 है, अर्धनारीश्वर 1952 है, और रेत के फूल 1954 है, वेणुवन 1958 है। तो बच्चों इस प्रकार से उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 48 से, फिर वही क्रम लगाने आ गए। ये क्या है? सारे ही अज्ञे के निबंध हैं। तो आप ध्यान रखेंगे त्रिशंकु जो है अज्ञे का पहला निबंध है। वैसे इस क्रम में भी पहला ही ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर रहेगा। वैसे भी पहला यहाँ दिया गया है, और वास्तविकता से देखा जाए तो इन्होंने निबंध की शुरुआत त्रिशंकु से ही की थी। तो 1945 त्रिशंकु होंगे बच्चों, 1945। आत्मन पेद रहेंगे, आत्मन पद रहेंगे 1960, आत्मन पद 1960। अद्यतन बच्चों 1977, और जोगिल लिखी 1900, ये भी क्या है? 1977। अद्यतन जोग लिखी दोनों ही 1977 है। तो अब आपको मन में सवाल होगा कि फिर इनके हो सकता है इनके महीना और डेट का थोड़ा फर्क हो प्रकाशन का, इसलिए इनको पहले अद्यतन रख दिया गया और जोग लिखी 1900 बाद में दे दिया गया 1977। तो त्रिशंकु 1945, त्रिशंकु याद रखेंगे 1945, आत्मन पद 1960 और अद्यतन 1970 और जोग लिखी 1977। तो दोनों ही 1977 हैं। अब 1949 का देखेंगे आप। ये किसानों का देश, पश्यंती, कस्तूरी मर्ग शब्द और समृद्धि ये हैं। तो किसानों का देश 1956, किसानों का देश 1956, पश्यंती 1969 और कस्तूरी मर्ग 1972 और शब्द और स्मृति 1976। तो एक बार फिर से बता देती हूँ। किसानों का देश 1956, पश्यंती 1969, कस्तूरी मर्ग 1972 और शब्द और 1976। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 49वां। अब 50वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर बता चुकी हूँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें।
टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी और निःशुल्क आज जो प्रश्न करवाऊंगी उनकी पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। और जो मैंने कल जो पहले करवा रखे उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। जिनको रिवीजन करना है वो टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़े, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको। इसके साथ ही अगर मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी डाल रखी है, अगर आपने आदिकाल से मैंने शुरुआत की, अगर आपको चाहिए कि आदिकाल से अब तक का रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखें। अगर आपने शुरू से ले अंत तक देखी तो कोई भी पेपर आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्नों में इतना दम है कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही जिसको एनसीईआरटी करनी है वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी मैंने, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, व्याकरण के भी कुछ टॉपिक डाल रखे, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। आपके डाउट का होगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए, लाइक बहुत कम करते हो, जितने देखते हो लाइक नहीं करते हो, लाइक भी किया करो। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी 1973 द्वारा पुरस्कृत हुई थी। देखो भाई सारे ही निबंध पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखना है कि कौन से निबंध में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो भी 1973 में। तो बच्चों आलोक पर्व में इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में। कूटज भी इन्हीं का निबंध है, अशोक के फूल भी, साहित्य सहचर भी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के। 1973 में आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल हुआ, मान ली यहाँ तो आपने भी याद, आपके सामने प्रश्न, यहाँ तो आपने देख लिया कि आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, लेकिन वहाँ प्रश्न जब बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भाई इसको पुरस्कार तो मिला था, कौन सा, ज्ञानपीठ मिला था, व्यास मिला था, पद्म भूषण कौन सा मिला था। तो बच्चों इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक बना रखी है। देखो यहाँ अकादमी में ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है, तो आप ऐसे अकादमी, ऐसे आलोक पर्व, ऐसे अकादमी पुरस्कार आप याद कर लेना, ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय का लेखक कौन है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। अज्ञे है, निराला है, दिनकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दिनकर हैं भाई संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। और इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इस पर भी इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कंफ्यूज ना होना कि अकादमी मिला है। अब इसके लिए भी जुड़े, देखो यहाँ पर अध्याय आया है लास्ट में, अध्याय, और यहाँ अकादमी आया है, तो ये आप याद कर लेना, ऐसे अकादमी ऐसे अध्याय, इस प्रकार से लिंक कर लिया करो। जहाँ मौका मिलता है वहाँ तो कर लो, बाकी हर जगह तो लिंक काम नहीं देता है, कुछ तो प्रश्न रटने भी होते हैं। निबंध कृति खरगोश के सिंह के रचनाकार है हरिशंकर परसाई, अमृत राय, निर्मल वर्मा। प्रभाकर वाचवी क्या है, खरगोश के सिंह के लेखक हैं और ये क्या है, निबंध है। क्या बच्चों खरगोश, ये भी हो सकता है कि प्रश्न ये बन सकता है कि खरगोश के सिंह कहानी है, नाटक, उपन्यास, निबंध क्या है, तो ये भी याद करते हुए चलें। ये क्या है बच्चों, निबंध है प्रभाकर वाचवी का। अभी मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगी, इसका जवाब आप कमेंट में देते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्या है कि आप भली प्रकार से याद नहीं करते हो, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं हर वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी और आपकी तैयारी को खुद जांचोगे। मैं क्या जांचूंगी, आप खुद जांचोगे आपकी तैयारी कितनी है। हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हिंदी का प्रथम निबंधकार। दूसरा प्रश्न आपका रहेगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है। फिर से सुन लीजिए, प्रश्न नंबर 1 है हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है। तो ये आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट के निबंध के लेखक कौन है, सुदर्शन मजीठिया। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है, सुदर्शन मजीठिया। देखो बच्चों यहाँ अटपटा सा नाम है, यानी कहने का मतलब हमारी हिंदी का तो है ना, इंग्लिश का है, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट।
तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो बाकी तो सारे आपको साधारण से लग रहे हैं, लेकिन ये मजीठिया इससे मिलता जुलता है। इसमें देखो, इसमें ठिया ठिया कुछ ऐसा ही आया, डी डी डैड उठेठ है। तो इस प्रकार से आप अजीब सा नाम ये भी है, सुदर्शन मजीठिया याद कर सकते हैं। तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? ये निबंध के पूछ रही हूँ, यहाँ निबंध है। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र। और बच्चों यहाँ आप गलती कर सकते हो, और क्या डाउट बन सकता है ये भी मैं यहीं आपका क्लियर कर देती हूँ। एक पंक्ति आती है तुम चंदन हम पानी, तो वो पंक्ति आती है तो वो रैदास की है, रैदास की पंक्ति आती है तुम चंदन हम पानी, और वहाँ आपको रविदास भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो अगर आपको रैदास मिले तो रैदास लगा देना, रविदास मिले तो रैदास, क्योंकि एक ही ये जो संत है उनका नाम, कोई उसको रैदास बोलता था, कोई रविदास बोलता था। ठीक है, इसके साथ ही जो तुम चंदन हम पानी जो निबंध है ये विद्यानिवास का मिश्र का है। अगर निबंध आ जाए या फिर पंक्ति लिखी हो तो आप रैदास करोगे। ठीक है, अगर निबंध या रचना लिखी हो, निबंध जरूरी नहीं कि यहाँ निबंध नहीं दिया गया, रचना दी गई तो विद्यानिवास मिश्र करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? तो कहानी, उपन्यास और निबंध, कविता। तो यहाँ देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये थोड़ा सा व्यंग्यकार का प्रकार का थोड़ा निबंध है, और ये निबंध है, इस प्रकार के नाम होते हैं, नामों से पता चल जाता है। इसके साथ ही कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, कई बच्चे क्या है कि मैं मानती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखा करो आप, लेकिन कई बार क्या है बच्चे ऑप्शन में मैं देखती हूँ, मैंने एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम इसका ये होगा, मैंने वो प्रश्न खोल के देखो वहाँ विकल्प ही नहीं है, कहीं आसपास भी विकल्प, एक भी उसका विकल्प नहीं है उस प्रश्न में। तो ऐसे आप कमेंट करते पहले ध्यान से देखो, फिर आप डाउट करो। ऐसे नहीं कि उसमें विकल्प ही ना और आपके दिमाग में कुछ भी आप लिख देते हो, फिर दूसरा कोई कैंडिडेट देखता है उसको लग रहा है कि ये क्या बता दिया। तो पहले आप ध्यान से देखो, ये नहीं कि वीडियो आपने कहीं कुछ और देखी हो और कमेंट आप यहाँ कर रहे हो कि मैम इसका ये नहीं ये होगा। वैसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, मैं प्रश्न बताने के लिए हूँ, लेकिन ये नहीं कि आपको विकल्प में दिखाई ना दे वो प्रश्न आप कर लो। तो ये प्रश्न का कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका कुछ औचित्य होना चाहिए कि औचित्य निकल रहा है। वैसे भाई इंसान से गलती मुझसे भी होती है, मैं स्वीकार भी करती हूँ, हो जाती है कई बार, मैं भी तो एक इंसान हूँ, ऐसे मैं भगवान हूँ, गलती तो भगवान से भी होती है और उसे स्वीकार करने में हमारी भलाई है, क्योंकि हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम गलती भी करेंगे और सीखेंगे भी। वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? शरद जोशी है, गोपाल चतुर्वेदी है, श्रीलाल शुक्ल है, हरिशंकर परसाई है। तो वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई है, और ये व्यंग्यकार निबंधकार है, यानी व्यंग्य किया है इन्होंने। वैष्णव की फिसलन भी एक व्यंग्यकार ही निबंध है, एक व्यंग्य कृति दी गई है। इसमें मतलब व्यंग्य के माध्यम से समाज को सचेत करना, उनकी बुराइयों को उठाना और समाज में सुधार लाना। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नामवर सिंह का, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो बच्चों डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का निबंध है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, और ये क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, नामवर की है। तो बच्चों 58 की तरफ प्रश्न में हम आ गए हैं, तो इसका यहाँ ही मैं उत्तर बता देती हूँ, इसका आगे हम देखेंगे तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों नामवर सिंह की है, वाद विवाद और संवाद। देखो वाद विवाद और संवाद, तो ऐसे ही इसमें कहीं कहीं नामवर, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह, थोड़ा सा लिंक हो रहा है, जहाँ पर लिंक मिले वहाँ आप कर लिया करो। तो बच्चों मैंने इससे पहले भी एक निबंध की वीडियो करवा दी है, जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है और निबंध का टॉपिक तैयार करना चाहता है तो करें। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि क्या है कि कई बच्चों की आदत होती है, बार बार में कई टीचर क्या है आदिकाल भक्तिकाल छायावाद तक के बार बार वही प्रश्न, आप ना प्रश्न खेलते रहते हो, वो खेलना होता है प्रश्न।
वही प्रश्न आप बार बार पढ़ते रहते हो, लेकिन आपको पता नहीं कितना पाठ्यक्रम आएगा, आपका क्या पाठ्यक्रम, आपने कितना कर लिया, कितना बाकी रहा, और आप इस अंधकार में रहते हो। हमें तो बड़ी अच्छी तैयारी है, क्योंकि बहुत सी ऐसे चैनल हैं जिन पे बार बार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद तक की वीडियो मिलेगी, और आप है ना उन 400-500 प्रश्नों तक की कहीं मैंने इर्द गिर्द घूमते रहते हो। 400-500 तो मैंने ज़्यादा बता दी, मैं 100-200 प्रश्न नहीं, लेकिन मैं ये नहीं आप कितने देखो, मुझे जो बच्चा मेरे साथ अगर शुरू से अंत तक 2 भी बच्चे जुड़े हुए ना और 2 का सिलेक्शन होता है तो मुझे संतुष्टि होगी, क्योंकि मैं पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी जिसको जुड़ना है। तो मैं बार बार वही प्रश्न नहीं लेकर आऊँगी। मैंने आदिकाल से शुरू किया था, अब मैं निबंध में आ गई हूँ। आगे मैंने उपन्यास, कहानी, नाटक ये सारे करवाने हैं, पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगी। जो बच्चा सही मायने में सिलेक्शन लेना चाहता है, क्योंकि भाई प्रतियोगिता का ज़माना है, प्रतियोगिता बहुत है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 3-4 वाद करके ही, 3-4 युग करके ही आप चयन कर ले जाओगे, नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरा पाठ्यक्रम करो, आदिकाल से लेकर अब तक सारी वीडियो देख लेना। आगे मैं क्रमबद्ध रूप से करवाऊँगी, ठीक है। तो आप मेरा सचेत करने का मतलब ये नहीं कि मेरी वीडियो देख कहीं भी देखो, लेकिन आप ये तो देखो हमारा पाठ्यक्रम कितना करवा दिया, कितना रह गया। आप यहीं 6 वाद तक ही घूमते रहोगे तो प्रश्न बहुत है, अभी 1% भी रुक गया तो समझ लो आप एक बच्चे से पीछे रह गए। तो आप अपना पाठ्यक्रम पूरा करो, जहाँ भी करो, जैसे भी करो। तो मुझे बताने का यही मतलब था, मेरा बताने का। तो अगर आप क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रम करना चाहते हो तो आप समझदार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।